हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारा नो। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत, यानी इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये दिल्ली सल्तनत के ऊपर आखिरी वीडियो, जी हाँ, पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं वंश के बारे में। जितने भी राजवंश थे, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश जो अंतिम वंश था, इन सारे वंशों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखें तो सबके लिंक पार्ट वाइज डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर चेकआउट कर सकते हो, या ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बढ़ते हैं सेशन की और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो दिल्ली सल्तनत काल जो चला था, यानी गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक, इनमें जो शासन व्यवस्था रही, जितने भी पद रहे थे, अधिकारियों के पद रहे, जितने भी विभाग रहे थे, जो प्रजा के ऊपर कैसे नियंत्रित चलता था, सारा का सारा डिस्कस करेंगे। यानी एक तरह से जो राजा होता है वो अपने प्रजा को कैसे रूल कर रहा होता है, यानी शासन कैसे व्यवस्था चल रही होती है, उसी का हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक तरह से क्वेश्चन सीरीज ही होगी। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था। यानी केंद्रीय प्रशासन यानी दिल्ली, तो दिल्ली का जो मुखिया होता था उस समय वो होता था सुल्तान। सुल्तान यानी राजा। आपने सुना होगा, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था लोधी वंश में सुल्तान सिकंदर शाह जो निजाम खां था, उसने उपाधि धारण की थी, जो बहलोल लोधी का पुत्र था, है ना। तो वो सुल्तान होता था। यानी एक तरह से दिल्ली की गद्दी पर जो राजा बैठता था, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, इल्तुतमिश हो, बलबन हो, है ना, ये सारे, तो उसे सुल्तान यानी वो मुखिया होता था। नेक्स्ट है, दिल्ली के अमीरों का महत्व कब चरमोत्कर्ष पर था। तो बता दूं, जो दिल्ली के अमीर थे वो लोधी वंश में था। अब इसका कई बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, दिल्ली के अमीरों का दमन, यानी दिल्ली के जो अमीरों का दमन हुआ था, यानी उनको मार पीट के हटा दिया था वहाँ से, तो वो हुआ था गुलाम वंश में स्टार्टिंग हुई थी, यानी इल्तुतमिश के टाइम। ये पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम कब दिल्ली सल्तनत में अमीरों का, दिल्ली के जो अमीर थे उनका दमन हुआ था। तो दिल्ली के अमीरों का जो दमन हुआ था वो इल्तुतमिश के टाइम, यानी गुलाम वंश के समय हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम भी चलता रहा था, लेकिन लोधी वंश में आकर इनको ऊंचे ऊंचे पद दिए गए थे, उनको सम्मान किया गया था, तो ऐसे कुछ के ये सारे चलते रहे, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, दिल्ली के अमीरों का प्रभाव कब कम हुआ था। तो दिल्ली के अभी अमीर है, उनका प्रभाव कब कम हुआ तो मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इल्तुतमिश, बलबन एवं अलाउद्दीन खिलजी, यानी इल्तुतमिश भी ऐड कर लेना, क्योंकि सर्वप्रथम अगर किसी ने दिल्ली सल्तनत पर अमीरों का दमन किया है तो वो इल्तुतमिश ने स्टार्टिंग की थी, फिर ये क्रम चलता रहता अलाउद्दीन खिलजी तक, फिर उसके बाद में फिर कम हो गया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। तो सल्तनत काल में जो मंत्री परिषद होता था उसे कहा जाता था मजलिस ए खलवत। जी हाँ, मजलिस ए खलवत। अगर पूछे कि जो मराठा साम्राज्य था उसमें, तो याद रखें उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। लेकिन फिलहाल बात हो रही है दिल्ली सल्तनत की, तो मजलिस ए खलवत। नेक्स्ट है, मजलिस एक खलवत की बैठक कहाँ पर होती थी। तो मजलिस एक जो खलवत है उसकी बैठकें कहाँ होती थी, यानी जो जो भी डिसीजन लिए जाते थे उस टाइम मंत्रिपरिषद, जो भी कि भाई कहाँ आक्रमण करना है, कहाँ का अब हमें सीमाएं घेरनी है, तो ये सारी जो युद्ध रणनीतियाँ हो, जो भी ये सारी जो होती थी वो मजलिस खलवत की बैठकें होती, तो वो मजलिस एक खास में होती थी। मजलिस खास, तो अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है तो ये शब्द काफ़ी फेमस है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर अगर पढ़ोगे तो तुम्हें शब्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपने इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ी है तो ये आप समझ जाओगे कि इसका अर्थ भी क्या है ना। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य जो रईस होते थे उनको बुलाता था, यानी उनके जो विचार विमर्श हुआ करते थे किसी भी संधि को लेकर, कुछ भी, है ना, तो वो सारे होते थे बार ए खास में। जी हाँ, बार ए खास में ये सारे सुल्तान अपने जो दरबारी होते थे, जो सेनापति होते थे, यानी कोई युद्ध की रणनीतियाँ हो गई या शासन में प्रजा के प्रति क्या अन्य कर लगाने हैं, तो सारी कुछ विचार विमर्श वो बार ए खास में करते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान राज के कार्यों का अधिकांश भाग कहाँ पर पूरा करता था। दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान राज के कार्य का अधिकांश भाग करता था वो करता था बार ए आजम। जी हाँ, शब्द काफ़ी कंफ्यूज करेंगे आप, बार ए खास, बार ए आजम, है ना, तो ये कुछ ही वर्ड हैं, मजलिस ए खलवत, है ना, तो ये शब्द आपको थोड़े 2-3 बार ट्रिक से आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था। तो वो होता था वजीर, जिसे प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। वजीर होता था राजस्व विभाग का प्रमुख। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में
प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त जो आय एवं व्यय का जो लेखा जोखा होता था वो कौन करता था। यानी जितने भी प्रांत यानी राज्य, और हम आगे इसका भी डिस्कस करेंगे कि जिस प्रकार आज भारत में राज्य है, राज्य के अंडर में जिले आते हैं, जिले के अंडर में फिर कस्बे गाँव ये आते हैं। उसी तरह जब दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था चल रही थी उस समय भी इसी तरह क्रम चलता था। तो वो कैसा चलता था हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल है कि जो आय व्यय जितना भी होता था, है ना, इनकम एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उनका जो लेखा जोखा करता कौन था, तो वो करता था मुशर्रिफ ए मुमालिक। जी हाँ, मुशर्रिफ ए मुमालिक ये करता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत उधार दिए गए धन का हिसाब कौन रखता था। तो दिल्ली सल्तनत में उधार दिए गए जो धन का हिसाब करता था वो रखता था मजूम आदर। जी हाँ, मजूम आदर करता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में कोषाध्यक्ष कौन होता था। तो जो कोषाध्यक्ष होता था वो होता था खजीन। कौन होता था, खजीन। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी, यानी जो सेना, यानी एक तरह से कह सकते हो कि जब युद्ध करने जाते थे तो सेना तैयार करनी होती थी। रथ सेना हो गई, हाथियों की सेना हो गई, फिर पैदल सैनिक हो गए, इन सबको जो अधिकारी होते थे इनके ऊपर जो वो होता था आरिज ए मुमालिक। जी हाँ, यानी पूरे सैन्य विभाग को संभालने वाला एक सुप्रीम लीडर जो होता था उसे आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। नेक्स्ट है, यह है कि दिल्ली सल्तनत में, जी हाँ, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था। तो वो होता था सद्र उस सुदूर। कौन होता था, सद्र उस सुदूर। जो धर्म विभाग और दान विभाग होता था उनका प्रमुख होता था। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के बाद, यानी हमने ऊपर बात की थी केंद्रीय प्रशासन, यानी दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च जो लीडर होता था उसको पूरी तरह से लीड कर रहा होता था, वो कर रहा होता था सुल्तान। अब बात है कि सुल्तान के जस्ट बाद, यानी मान लो सुल्तान कभी बाहर गए, किसी भी ऐसे ट्रायल पे चले गए, तो सुल्तान के बाद वो शासन कौन संभालेगा, उनके जो शासन के अंडर जो डिसीजन है वो कौन लेगा, तो वो लेगा न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था काजी उल कज़ात। तो कह सकते हो सुल्तान के पश्चात जो सर्वोच्च पद होता था वो काजी उल कज़ात का होता था। तो वो न्याय के बेसिस पे, बता दूं न्याय के बेसिस पे ना, वैसे सारे डिसीजन तो नहीं, लेकिन न्याय के जो डिसीजन है, किसको कितना सज़ा देनी है, कौन किसको गुनाहगार ठहराना, सारा कुछ होता था ना, तो वो सारा है। नेक्स्ट है, जिस तरह आज की जो परंपरा चल रही है ना शासन की, दिल्ली सल्तनत गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। दिल्ली सल्तनत में गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था बरीद ए मुमालिक। जी हाँ, बरीद ए मुमालिक। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल, यानी सुल्तान की जितनी भी व्यक्तिगत यानी पर्सनल जो अपनी खुद की निजी होती थी उस सेवाओं की देखभाल करता था वकील ए दल। जी हाँ, वकील ए दल। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत दान विभाग का प्रमुख कौन होता था। तो ऊपर हमने डिस्कस किया था धर्म विभाग और दान विभाग, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल दान विभाग की बात हो रही है, वो उसके साथ सम्मिलित था, लेकिन ये इसके साथ सम्मिलित नहीं है, ये अलग से है, सेपरेट। दीवान ए खैरात। जी हाँ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी तुगलक वंश के ऊपर, तो हमने उसमें बता दिया था आपको कि दीवान ए खैरात जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, यानी इसकी जो स्थापना है दीवान ए खैरात की फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में दास विभाग का प्रमुख। जी हाँ, दास विभाग का मैं बात करूँ दीवान है बंदगान। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक के काल में ये इसका भी स्थापना हुई। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत पेंशन विभाग का प्रमुख कौन होता था। तो जो पेंशन विभाग होता था उसका होता था दीवान इस्तिहाक। जी हाँ, दीवान इस्तिहाक, इसकी भी जो स्थापना है फिरोज शाह तुगलक यानी इसके शासनकाल में इस विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में वित्त विभाग का प्रमुख कौन होता था, यानी जो फाइनेंशियल एक तरह से डिपार्टमेंट होता था उसका जो प्रमुख होता था वो होता था दीवान मुस्तक राज। जी हाँ, दीवान मुस्तक राज, इसका जो स्थापना की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी वही राजा था जिसने खुद को द्वितीय सिकंदर, जी हाँ, सिकंदर द्वितीय घोष उपाधि से नवाजित किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को ये चाहता, अलाउद्दीन खिलजी एक तरह से चाहता था, उसके मन की इच्छा थी कि वो भी सिकंदर की तरफ पूरी पृथ्वी पर राज करें, यानी पूरी पृथ्वी फतेह करें, लेकिन दुर्भाग्य से हो नहीं पाया, सौभाग्य कह दो कि हो नहीं पाया। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में कृषि विभाग का प्रमुख कौन होता था। तो जो कृषि विभाग होता था उसका जो प्रमुख होता था वो होता था दीवान ए कोही। जी हाँ, दीवान ए कोही, इसकी भी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, जिसका हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि दिल्ली सल्तनत में अनेक प्रांतों में बटा होता है, यानी दिल्ली सल्तनत जो है अनेक प्रांतों में बटा होता, प्रांत यानी जो वर्तमान इसे कहते हैं राज्य, उसमें प्रांत हुआ करते थे, जिसे क्या कहा जाता था। जो प्रांत हुआ करते थे उन्हें किस उपाधि से जाना जाता था, उन्हें क्या कहा जाता, प्रांत तो कहा नहीं जाता था, तो उसे उन्हें कहा जाता इक्ता।
आपने नाम सुना होगा, इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने स्टार्ट की ना। तो यही इक्ता प्रथा या इक्ता या सूबा आंकने औरंगजेब के, अगर मुगल साम्राज्य जब हम डिस्कस करेंगे तो हम उसमें अब आएंगे कि औरंगजेब के समय सूबों की संख्या थी 20, या कई जगह 19 भी लिखी जाती है, एग्जैक्ट 20 है। तो ये सूबा होता था यानी प्रांत। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता का शासन किसके द्वारा संचालित होता था? यानी आपको पता है कि आज वर्तमान में राज्यों का शासन राज्यपाल करता है ना। जो राज्य का सर्वोच्च लीडर होता है राज्यपाल होता है, फिर जिलों में जिला प्रमुख, ऐसे सारे जो चलते हैं उसी तरह उस टाइम भी यही शासन चल रहा था। फ़र्क इतना, उसमें लोकतंत्र नहीं था ना, तो जो आज वर्तमान में संविधान के अनुसार सारा चलता है। तो इक्ता पर जो शासन करता था, नहीं सर्वोच्च लीडर होता था, वो होता था नायब, या कह दो वली, या कह दो मुक्ति, है ना। ज़्यादातर देखा गया है कि वली शब्द देखने को मिला है, या नायब, मुक्ति बहुत कम देखने को मिला है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में इक्ताओं को किस में विभाजित किया गया था? अब जितने इक्ताएँ थे उस इक्ताओं को सिकों में, यानी कहें तो जिलों में, यानी सिको, यानी उस समय जिले आपको सब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली देखने जब सब सामने आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो उसको लेकर सिको सब ज़्यादा देखने को मिला एग्जाम में अब तक, तो सिको आपको देखने को मिल सकता है। तो अब क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत सिकों का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो पूछा है, तो सिकों का हो जाएगा सिकदार। जी हाँ, नाम से स्पष्ट है, कुछ भी याद करने लायक नहीं है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सिकों को किस में विभाजित किया गया था? तो पहले हुआ था इक्ता को किस में? सिका में। सिका को किस में? परगनों में। जी हाँ, परगनों में विभाजित किया गया था, सिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में परगनों का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो जो परगनों का प्रमुख अधिकारी होता था आमिल। कौन होता था? आमिल। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख कौन करता था? तो यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि जो एक शहर होता था उसके अंडर में 100 गांव होते थे, यानी 100 गांवों को अगर मिलाएं तो एक शहर हो जाता था। ऐसे कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो एक शहर कह दो या 100 गांवों के शासन की जो देखरेख करता था, यानी शहर यानी एक तरह से बड़ा डिपार्टमेंट हो जाएगा ना, 100 गाँव एक अलग डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, तो वो होता था अमीर ए सदा। तो आप ट्रिक के तौर पे ऐसे याद कर सकते हो, जो एक शहर को संभालेगा वो सदा के लिए अमीर हो जाएगा, नहीं अमीर ए सदा, या 100 गांव भी ले लेगा तो अमीर हो जाएगा सदा के लिए। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, क्या होती थी? तो वो होती थी ग्राम, यानी सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की स्थायी सेना का क्या नाम दिया गया था? वो दिया गया था खास खेल। जी हाँ, सुल्तान की स्थायी सेना। और ये बता दीजिए साथ ही साथ कि दिल्ली सल्तनत किस सुल्तान के पास स्थायी सेना थी, वो नकद वेतन देता था। यह स्थायी सेना क्योंकि पूरे दिल्ली सल्तनत में यानी 1206 से लेकर 1526 तक किसी शासक के पास स्थायी सेना नहीं थी, इतनी विशाल सेना नहीं रखी थी, तो वो किसी ने नहीं रखी थी, केवल एक को छोड़कर, वो था अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी सैन्य के मामले में बहुत ही आगे की सोच रखता था। तो सुल्तान की स्थायी सेना का जो नाम था वो था खास खेल। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में बारूद को सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता? तो मशीन का नाम पूछा तो याद रखें मंगलिक, या कह दो अर्राद, मंगलिक और अर्राद। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था? तो इक्ता प्रथा को शुरुआत तो की थी इल्तुतमिश ने, लेकिन इसको समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत की थी? तो ये क्वेश्चन 3 फेजेज में बट जाता है। कैसे? फर्स्ट फेज कहें तो स्टार्ट किसने? इल्तुतमिश ने। दूसरा फिर समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा ये है कि इसको दोबारा शुरुआत यानी पुनः इसकी स्थापना एक तरह से कर दी थी, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित था? तो आपको पता है मुगल साम्राज्य में कुरान हो गई, हदीसें हो गई, शरीयत कानून चलता था। जिस तरह आज साहब हम बात करें खाड़ी देशों की तो वहाँ पर शरीयत कानून चलता है उसी तरह, क्योंकि वो शरीयत कानून एक तरह से कह सकते हैं कुरान के आधार पर जो कानून चलता है ना उसे कहते हैं शरीयत कानून। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत सुल्तान सप्ताह में कितनी बार दरबार के में न्याय के लिए उपस्थित होता था? यानी सप्ताह में 7 दिन के अंदर 2 दिन तो कंपलसरी था कि न्याय के लिए उपस्थित होना था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा गया है? तो जो सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली थी उसे मुक्ताई कहा गया। क्या कहा गया? मुक्ताई। नेक्स्ट है,
अलाउद्दीन खिलजी ने दान दी गई भूमि को छीनकर किस में परिवर्तित कर दिया? तो जो दान दी गई भूमि थी उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम हुआ था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में कौन सा स्थान अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो वो था देवल। जी हाँ, देवल जो था वो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल हार्बर के तौर पर दिल्ली सल्तनत में ये देवल जो प्रसिद्ध था, याद रखें। नेक्स्ट है, पूर्णत केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? पूर्णत केंद्र के नियंत्रण रहने वाली भूमि कहलाती थी खालसा भूमि। तो ऊपर हमने बता ही दिया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने ये परंपरा स्टार्ट की थी। तो यानी कोई भी शासन यानी कोई भी राजा वहाँ का ना रहा हो, यानी स्टार्टिंग अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के तौर पे की थी। हम बात करें जोधपुर को भी एक बार खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। तो खालसा भूमि होती है कि कोई भी अगर शासक ना हो तो वो केंद्र के शासन में चली जाती है। नेक्स्ट है, भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का जो निर्धारण होता था उसे क्या कहलाता था? तो याद रखें वो होता था मसाहत। जी हाँ, मसाहत। और ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में उस्र क्या था? यानी दिल्ली सल्तनत में उस्र का मतलब क्या था? उस्र होता था कि मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर होता था ना, उसे उस्र कहते थे। और जो खराज होता था वो गैर मुसलमानों के लिए होता था। तो याद रखें उस्र और खराज क्या है? यानी उस्र तो हो जाएगा मुसलमानों के लिए, और खराज जो है नेक्स्ट यही है कि खराज पूछा है। तो खराज होता था गैर मुस्लिम, यानी हिंदू हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए ना, ये सारे। तो इन गैर मुसलमानों के लिए लिया जाने वाला कर खराज होता था। अब नेक्स्ट है कि जक़ात। अब दो शब्द यानी उस्र और खराज ये दोनों सिमिलर यानी भूमि कर है। उसी तरह जक़ात और जजिया, जी हाँ, जक़ात और जजिया ये दो भी धार्मिक कर हैं। यानी धार्मिक यानी धर्म के, जिस तरह मुस्लिम काबा जाते थे उस तरफ जब हिंदुज़म की में बात आती है तो वो होता है कि तीर्थ धाम की यात्रा करने जाते हैं, तो उस समय जजिया लिया जाता था, वो हिंदू से लिया जाता था। लेकिन मुसलमानों के लिए एक शब्द आता है जक़ात। जी हाँ, यही जक़ात है, धार्मिक कर। यानी मुसलमानों में जो धार्मिक कर जक़ात, और जो हिंदुओं पे यानी गैर मुसलमानों के लिए जो धार्मिक कर है वो होता था जजिया कर। और आपने नाम सुना भी होगा, औरंगजेब के टाइम काफ़ी चर्चा में भी रहा था। सो ये था आज का हमारा सेशन, दिल्ली सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमने इम्पोर्टेंट सारे नोट डाउन कर लिए हैं, यानी जितने भी थे। यानी बात करें पदों की बात करें, चाहे हमने योजनाओं की बात करें, चाहे विभागों की बात करें, एवरीथिंग हमने इसमें डिस्कस कर लिया। और बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन ही थे, इतने ज़्यादा डीप भी नहीं गए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।